नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मोदी सरकार, हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार जितने अच्छे इंटेंशन से काम करती है, हालांकि कुछ लोग मुझे उसको इस विषय को लेकर गोदी मीडिया या पता नहीं कौन सी मीडिया कहते हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश का नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व भी करता है, जो हम सबको एक मार्गदर्शन देता है। और ईश्वर परमात्मा उनके साथ है, ये दिख रहा है, परमात्मा उनके साथ है। तो जो निगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ ले या विरोधी उनको अवसर दे देते हैं कि आपको मस्तिष्क में आइडिया ना हो, लेकिन विरोधी उनको आइडियाज दे देते हैं। जैसे सीए का प्रोटेस्ट हुआ, जैसे नोटबंदी हुई, नोटबंदी में विरोधियों ने विरोध करके मोदी सरकार को स्ट्रांग कर दिया। सीएए में जितना विरोध हुआ उतना ही मोदी सरकार और स्ट्रांग होकर आई। और अब किसान आंदोलन में तथाकथित किसानों ने जिस तरह से शुरुआत की, उस समय तो मोदी सरकार भी अपने एक अच्छे स्टैंड पर थी। हालांकि वो आज भी अच्छे स्टैंड पे हैं, क्योंकि उनको एक फेस भी दिखाना है संसार को कि नहीं, हम किसानों के विरोध में नहीं है। 75% लोग किसानों से जुड़े हुए हैं, 75% देश के लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। इसलिए मोदी सरकार ने उनका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। हालांकि वो लगातार उनसे वार्ता करते रहे, 6 राउंड की वार्ताएं उनकी हो चुकी हैं। जब किसानों ने पीछे 8 तारीख को ये कह दिया कि हम वार्ता ही नहीं करेंगे, आपको बिल वापस लेना ही एक उपचार है, अदरवाइज पता नहीं क्या ब्ला 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 कर देंगे। ऐसी सभी संभावनाओं में लोगों को स्वयं समझ में आने लगा। और मैं आपको बता दूं, विरोधियों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मारी और वो क्या कर रहे हैं, ये एक खास बात है। मैं आपको बता दूं कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, भाजपा जब से बनी, भाजपा मेन पार्टी शहरों की रही है। आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायतों में भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करती रही है। भाजपा सदैव प्रदर्शन करती रही है शहरों में, यानी कि नगर महापालिकाओं में कब्जा करके रखा है भाजपा ने जमाने से। म्यूनसिपालिटीज़ में कब्जा करके रखा है जमाने से। और उनकी जो सीटें भी सांसदीय की आती थी, वो ज़्यादातर शहरों से ही आती थी, देहात में उनकी सीटें नहीं होती थी, क्योंकि रूरल एरिया में उनकी बहुत अच्छी पकड़ नहीं थी। वो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, वो बुद्धिजीवियों का एक ग्रुप है, और बुद्धिजीवियों का जो ग्रुप रहता है, वो उसकी जो मीडिया कवरेज होती है वो शहरों तक होती है, गांव तक नहीं होती। हालांकि 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में भी मोदी जी को भरपूर साथ रूरल एरिया ने दिया, लेकिन फिर भी रूरल एरिया में वो पहुंच नहीं बना पाए जो उनको पहुंच बना देनी चाहिए थी, जो शहरों में उनकी पहुंच थी जिस स्तर पर थी। इन सभी प्रकरणों में मोदी सरकार के खिलाफ जब ये खड़े हुए और किसान बिल के खिलाफ खड़े हुए, तो मैं सोच रहा था कि मोदी सरकार स्टेप क्यों नहीं लेती, उसको स्टेप लेनी चाहिए। बहुत सारे हमारे जो शुभ चिंतक हैं, वो मेरे से कह रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, मोदी सरकार लाठी क्यों नहीं चला रही, डंडे क्यों नहीं चला रही, ये क्यों नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कर रही। और बिल वापस लेना पड़ा तो क्या बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि बिल, और किसान बड़े सारे मेरे संपर्क में आए जिन्होंने कहा कि बिल वापस हो गए तो एक अच्छा खासा अवसर हमको मिल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, और सरकार उन पे स्टेप क्यों नहीं लेती। किसान संगठन जो इस तथाकथित आंदोलन के विरोध में किसान संगठन है, उन्होंने भी लगातार अपने अल्टीमेटम्स, लगातार अपने ज्ञापन सरकारों को भेजे हैं, स्टेट गवर्नमेंटों को भेजे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने कल जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा, जो एक खुला पत्र नरेंद्र सिंह तोमर जो गृह मंत्री हैं उन्होंने दिया, वो एक काबिल तारीफ स्टेप है। और मुझे लगता है कि ये विरोधियों ने उनको स्वयं अवसर दे दिया है कि आप ध्यान में दिलवाइए। कैसे अवसर दे दिया, वैसे तो गांव में, विलेज में उनका बहुत प्रभाव नहीं था, लेकिन इस आंदोलन के बाद जो कंपेन शुरू करी, उसी लेवल पर कंपेन शुरू कर दी है बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने, जिस लेवल पर वो चुनाव लड़ते हैं। और खुला पत्र में उन्होंने लिखा कि भाई सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कंसल्ट किया गया था, उनकी रिकमेंडेशंस मानी गई थी, सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये चिंता रही है कि किसानों के लिए ओपन मार्केट होना चाहिए, किसान को बंधक नहीं बनाया जा सकता, किसान को कवर नहीं किया जा सकता। और बहुत सारे किसान संगठनों से उस समय बात हुई थी, लेकिन अभी ये जो उबार निकल कर आया वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। और ये पॉलिटिकल स्टंट उन पार्टियों को भी शामिल किए हुए हैं जिन पार्टियों ने, जैसे शरद पवार जैसे लोग जिन्होंने कहा था ओपन मार्केट होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने अपने बाकायदा घोषणा पत्र में कहा था कि ओपन मार्केट होनी चाहिए किसानों के लिए। मोस्टली पार्टियां जो रूरल एरिया में काम करने वाली हैं, उनका मानना था कि एक ओपन मार्केट किसानों को मिलना चाहिए,
चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो शरद पवार की पार्टी रही हो, या जो भी देश में देहात में काम करने वाली और रूरल एरिया में काम करने वाली पार्टी हैं, उनकी लगातार ये डिमांड रही है। हालांकि शरद पवार जिस समय कृषि मंत्री थे तो उन्होंने लेटर भी लिखा था स्टेटों को कि भैया हम ओपन मार्केट करना चाहते हैं और इस ओपन मार्केट में आप हमारा सहयोग करें। चूंकि वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए केंद्र उस पर अपने आप से बहुत बड़ा स्टेप नहीं ले सकता था, इसलिए कंसल्टेशन होना आवश्यक था। अवसर कैसे मिला सरकार को? सरकार ने अब उस ओपन पत्र में ये बताया कि हमने किसके किसके साथ कंसल्ट किया था और आज ये सब आपके साथ खड़े हुए हैं, विरोध में खड़े हुए हैं। हमने इस बिल को लाने के लिए कितनी मेहनत करी थी और किससे किससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। उसके साथ उन्होंने लिखा है कि जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, जो झूठ बोला जा रहा है कि एमएसपी खत्म कर देंगे, एएसपी एपीएमसी मंडीज खत्म कर देंगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम ना तो वो ख़त्म कर रहे हैं और ना ही ये एपीएमसी मंडीज ख़त्म कर रहे हैं, ना ही एमएसपी ख़त्म कर रहे हैं। ये स्टेट का सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना एमएसपी रखें। हमें क्या समस्या है, स्टेट खरीदें। हाँ, जो पंजाब के किसानों की समस्या है वो ये है कि 2.5% ये जो एफसीआई की परचेज होती थी ना, एफसीआई की परचेज तो पूरे देश में होनी चाहिए, लेकिन एफसीआई की परचेज सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब में होती थी क्योंकि उनके पास एपीएमसी मार्केट बहुत स्ट्रांग थी। छोटे छोटे प्रदेश हैं और पढ़ा हुआ किसान है, इसलिए उनके पास आसानी से वो एफसीआई को, केंद्र सरकार को अपना सामान बेच लेती थी और केंद्र सरकार को सामान बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेती थी। उसके बीच में जो बिचौलिया वर्ग था वो जब खरीद करके सरकार को देता था तो 2.5% उसको मिलता था। आप सोचिए कि प्रॉफिट आज भी हम मान के चलते हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा व्यापारी 10% से ऊपर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। 2.5% सिर्फ इस बात का कि वो अपने लाइसेंस का इस्तेमाल करेगा और किसान का सामान कहीं ना कहीं वो सरकार को बेचेगा। इसलिए वहाँ विरोध होना स्वाभाविक है बिचौलियों के द्वारा, क्योंकि 2.5% का मार्जिन जा रहा है और बड़े भारी स्तर पर वो बिचौलिए के काम कर रहे थे। दोनों प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी सामान खरीद कर वो एफसीआई को भरते थे, दूसरे प्रदेशों से वो खरीदारी करते थे और एफसीआई को भरते थे। वो सीधी ओपन मार्केट हो जाएगी तो किसान के ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे वो सारे रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गए। लाइसेंस व्यवस्था का जो रिस्ट्रिक्शन था वो खत्म हो गया। अभी तक लाइसेंस व्यवस्था के तहत हम अपना सामान बेचने के लिए मजबूर थे कि ये लाइसेंस होल्डर को ही हम बेचते, तो लाइसेंस होल्डर एक बीच में अच्छी कमाई करता था और वो सामान को आगे सरकार को बेचता था। सरकार ने पिछले 6 वर्ष में किसानों के लिए जो जो किया, चाहे वो फसल बीमा योजना की बात रही हो, मंडियों को सुदृढ़ करने की बात रही हो, सॉइल टेस्टिंग की बात रही हो, अन्न बीज की बात रही हो, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर कर पूरे देश में बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजना की बात रही, वो सारी बातें उन्होंने कहना शुरू कर दिया। यानी कि जो उन्होंने किया वो अभी तक बोल नहीं रहे थे, उनको केवल चुनाव में ही बोलना था, लेकिन जो उन्होंने किया नीम कोटिंग यूरिया सहित और पैमाइश को लेकर या खतौनियों को लेकर, खतौनी दुरुस्ती को लेकर, विलेज एरिया में जो प्रॉपर्टी कार्ड को लेकर, ये सब कुछ जो उन्होंने किया वो आज से उसकी कैंपेन शुरू कर रहे हैं। 5 राज्यों का चुनाव आगे खड़ा हुआ है। इन 5 राज्यों में बंगाल और तमिलनाडु बड़े राज्य हैं। इन राज्यों में बीजेपी का कुछ भी है नहीं और ये एग्रीकल्चर राज्य हैं। इसलिए आज जो किसान जो जो तथाकथित किसान आंदोलन के नाम से दिल्ली को चारों ओर से ब्लॉक किया गया है और उस ब्लॉकेज में जो बीजेपी को अवसर दिया है विरोधियों ने, मुझे लगता है कि बीजेपी उसको अवसर की तरह ले रही है और उससे लाभ लेने वाली है। इसलिए ये जो विरोध के नाम से विरोध के साथ आ गए, क्योंकि हम सब जानते हैं उस समय आप भीड़ में अगर किसी को बरगला कर खड़ा कर लीजिए, लेकिन बाद में दूध का दूध पानी का पानी तो आने आने वाला है। सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य विलंब हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित तो हो ही नहीं सकता। और चूंकि पराजित नहीं हो सकता इसलिए कुछ समय भी लगेगा और उस समय तक आप किसी को बेवकूफ़ बनाकर जैसे भी चाहो वैसे सरकार को अस्थिर कर सकते हो, परिवारों को अस्थिर कर सकते हो, लेकिन फाइनली तो सच ही सामने आने वाला है और सच सामने आने के लिए भी बड़े उपक्रम करने पड़ते हैं। बीजेपी को या केंद्र सरकार को अवसर देकर वो उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मीडिया बिना किसी प्रचार व्यवस्था के प्रचार कर रही है और किसानों वर्सेस सरकार के बीच में जो वार्ता चल रही है, जो बिल वर्सेस अविश्वास की बात चल रही है, वो सब कुछ सामने आता जा रहा है और जैसे जैसे वो सब कुछ सामने आता जा रहा है वैसे वैसे लोगों के मस्तिष्क बदलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि देश में जो तथाकथित किसान आंदोलन ये चल रहा है इसके विरोध में लोगों ने खड़ा होना शुरू कर दिया है, स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए।
मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश में रायबरेली में एक मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रायबरेली में एक कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस में जो किसान बात कर रहे थे, या बरेली में करी, उसमें जो किसान बात कर रहे थे, किसान कर रहे थे कि ये वो लोग हैं जो कछु जानत नहीं है, जिनको खेती से मतलब नहीं है। और एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट उसमें आया। वो स्टेटमेंट यह है कि अगर विपक्ष विरोध कर रहा है, इसका मतलब सरकार कुछ अच्छा ही कर रही होगी। विपक्ष विरोध मतलब कांग्रेस और वामपंथ अगर विरोध कर रहे हैं इस बिल का, इसका मतलब इन बिलों में बहुत कुछ अच्छाई होगी, इसलिए ही ये विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपना एजेंडा ही बना के रखा है कि लूटो, लूटो, खाओ और राज्य करो, और अपनी तिजोरी भरो, किसान को करीब और गरीब को और गरीब बनने दो। इसलिए ये जो अवसर दिया है, मुझे लगता है पासा उल्टा पड़ चुका है। और ऐसा तो नहीं, मैं पहले भी आशंकाएं जता चुका हूं कि ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के पिच पर ये सब कोई खेल रहे हों, और बीजेपी की पिच पर ये लोग इस तरह से खेल रहे हों कि बीजेपी ने ये सब कुछ अकाली के साथ मिलकर किया और इसको बूम दिया। इस बूम को, जो बातें उनको पहले माननी चाहिए वो आसानी से उन्होंने नहीं मानी। जैसे एमएसपी की बात है, पहले उन्होंने नहीं मानी। एपीएमसी की बात है, पहले उन्होंने नहीं मानी, लेकिन बाद में वो सारी बातें मान ली। अब विरोध का कोई कारण नहीं बचा। अब किसान तो धीरे धीरे वहां से खसकने लगा है। बचा है वामपंथ और कांग्रेस, और कांग्रेस और वामपंथ इस समय खूब विरोध कर रहे हैं। इनका अंत का रास्ता कि आप कितने किसान विरोधी हैं, ये सिद्ध करने के लिए, या सिद्ध हो जाए इसके लिए, तो ये सब कुछ नहीं किया गया कहीं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा इशू है, और हम सबको उस पर विचार करना ही पड़ेगा कि वाकई में देश हित और देश अहित कहाँ है, और ये लोग किस लेवल पर देश के अहित को साधने के लिए, अहित करने के लिए किस लेवल तक लोग जा सकते हैं, और किसको किसको सामने ला सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे सीएए के दौरान केंद्र सरकार लगातार कह रही थी कि हिंदुओं को नागरिकता देने का बिल है, किसी को नागरिकता छीनने का बिल नहीं है, लेकिन बात वहीं की वहीं आ रही थी। इस वाले बिल में भी वो कह रहे हैं कि हमने रिस्ट्रिक्शन हटाए हैं, केवल हमने किसी को नुकसान देने के लिए नहीं किया है। आप चाहें तो पुरानी व्यवस्था में रहिए, पुरानी व्यवस्था को हमने खत्म नहीं किया, हमने केवल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट के थे वो हटा दिए हैं, और हमने एक ओपन मार्केट कर दिया। आप ओपन मार्केट में जा सकते हैं, नहीं जाना चाहते मत जाइए। आप अपने मंडी में बेचना चाहते हैं, आड़त पे बेचना चाहते हैं, आप जैसे करना चाहते हैं वैसे करिए, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप करना चाहें तो ऐसे भी कर लीजिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, हम आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। आपको लोन लेते घूमते थे बैंकों से, और लोन बैंकों से लेने के बाद आप फसल करते थे। अभी क्या है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, फसल अगर खराब हो जाती है तो वो इंश्योरेंस करवाएंगे ना उसका। फसल योजना, फसल इंश्योरेंस योजना हमारे पास है, वो योजना, वो इंश्योरेंस करवाएंगे तो किसान को वो हानि नहीं होने वाली जो फसल खराब होने के बाद होती है, उसका पेमेंट तो कर देगी फसल बीमा योजना। और इस पूरे प्रकरण को किसान के पास चूंकि इतनी नॉलेज नहीं होती थी, इसलिए जिस कंपनी ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है वो करवाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक घर खरीदना चाहते हैं, तो हम जैसे ही बैंक से फाइनेंस करवाते हैं तो बैंक ये कहती है कि बिना इंश्योरेंस के हम आपको फाइनेंस नहीं करेंगे। तो आपके मकान का भी इंश्योरेंस बैंक साथ में करती है, थोड़ा सा प्रीमियम देकर बैंक इंश्योरेंस कर देती है। अब अगर वो मकान किसी कारण भूकंप आ जाए, कुछ कुछ और हो जाए, बिजली गिर जाए और वो गिर जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में बैंक का पैसा नहीं डूबता। खेत हमारा, घर हमारा होता है, मकान हम बना रहे होते हैं, लेकिन चूंकि बैंक ने हमको कंपेल किया था कि आप इसका इंश्योरेंस अगर नहीं कराएंगे तो हम आपको फाइनेंस नहीं करेंगे, तो वो इंश्योरेंस करवाना पड़ा। और बाद में मालूम पड़ा कि जो जो मकान लोन लेने वाला है वो भी फ्री हो गया और बैंक भी फ्री है। बिल्कुल सेम वही यहाँ पर होने वाला है कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो इंश्योरेंस जरूर करवाएगा, और जो इंश्योरेंस करवाएगा तो आपकी फसल अगर खराब हो जाती है, आपकी फसल पर कोई समस्या आ जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेगी। और इंश्योरेंस कंपनी अगर उसकी भरपाई करेगी तो किसान के ऊपर लोड नहीं आने वाला। किसान का खेत बिल्कुल साफ है। किसान के ऊपर जो ऊपर से जो लोन लेने के बाद उसकी फसल खराब हो जाती थी और उसके ऊपर लोड आ जाता था और सरकारें उसको माफ करने की पॉलिटिक्स करती थी, वो इस प्रकार की किसी पॉलिटिक्स में दबने वाला नहीं है। इस प्रकार की किसी पॉलिटिक्स में उसको कोई समस्या नहीं होने वाली है। उसका पैसा सेफ है, उसका खेत भी सेफ है, और उसने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किसी ने किया है वो समझे कि उसको इंश्योरेंस का पैसा कैसे लेना है। किसान का नुकसान नहीं होने वाला, किसान कर्जे में नहीं जाने वाला, किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, किसान बैंक के लोन में नहीं आने वाला। ये सारी व्यवस्थाएं इस बिल के माध्यम से की हैं। तो मुझे लगता है कि इसको जैसे जैसे प्रचार प्रसार होगा और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे देश में
कुछ अच्छा और कुछ नई दिशा दिखने जा रही है। सारे सेक्टर अगर कॉर्पोरेट सेक्टर हैं तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों नहीं कॉर्पोरेट को ओपन ओपन मार्केट होता है और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट आता है। कोई खतरा है नहीं, केवल इन्वेस्टमेंट ही आना है, फसल उनको खरीदनी है और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो फसल मजबूरी में अच्छी करवाएगा और फसल आपकी खरीदेगा, आपको तो केवल पैसे गिनने हैं। और अगर बहुत लॉस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको देने वाली है। इसलिए इन बिलों में हमारा किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है और सरकार लगातार इस बात को अवेयर कर रही है। और आप जैसे जैसे लोग विरोध में जाते जा रहे हैं, कांग्रेस वगैरह विरोध में जाती है, अब वो सच्चाई जैसे जैसे सामने आती जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जो टारगेट बीजेपी का था कि हम किसानों के बीच में हमारी बहुत अच्छी पैठ हो, 75% वोटर वहाँ पर रहता है, वो मुझे लगता है कि अपने आप स्वतः सुलभ होता जा रहा है। हो सकता है कि बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी हो या मैं कहूँ ये इस योजना में हो, और अगर नहीं है तो ईश्वर ने मोदी जी को ये अवसर दिया है कि वो इस अवसर का लाभ उठाए और किसानों के बीच में जो उनकी बहुत अच्छी पैठ नहीं थी वो हो जाए। थैंक यू वेरी मच।